इस वीडियो के द्वारा हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को समझेंगे, जो कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप व एनसीईआरटी के पुस्तकों पर आधारित है। भाग 1। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार फ्रांसीसी क्रांति के साथ उभरना शुरू हो गया था। अब हम फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में क्या योगदान था, इस बारे में जानेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय की मुख्य बातें। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का शासन और उसके प्रभाव। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हम राष्ट्रवाद क्या है, यह जान लेते हैं। राष्ट्रवाद, जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देशों का रूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है। विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग राज करते थे। इन इलाकों में राजतंत्र का शासन हुआ करता था। नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 में होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हो गई थी। लेकिन किसी भी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपनी जड़ जमाने में लगभग एक सदी लग गया। इस लंबी प्रक्रिया के अंतिम चरण में फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत आते आते विश्व के कई हिस्सों में आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव किए। सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था को हुआ। इस नई संस्था का गठन नागरिकों द्वारा हुआ था। उस नई शुरुआत से ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग आगे से अपने देश का भविष्य स्वयं तय करेंगे। राष्ट्र की भावना की रचना। क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे एकमात्र भूमि और नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे समाज में सबको समान अधिकार प्राप्त हों। राज के प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया। स्टेट जनरल को नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। राष्ट्रीय गीत बनाया गया और शपथ ली गई। शहीदों को नमन किया गया। सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए गए। फ्रांस में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। भार और मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषाओं के बदले फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और वहां राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा। यूरोप के अन्य भागों पर प्रभाव। फ्रांस में होने वाली गतिविधियों ने यूरोप के कई शहरों के लोगों को प्रभावित किया। इन शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों और छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। इन क्लबों की गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ कर दिया। 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े भूभाग में घुसपैठ कर ली थी। इस तरह फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू किया। फ्रांस की क्रांति के बाद अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन का शासन और उसके प्रभाव की भूमिका के बारे में जानेंगे। नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहां फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई। लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया। हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया। किसानों को दास्ता और जागीर को अदा होने वाले शुल्कों से मुक्त किया।
उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त किया। यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए। नेपोलियन के शासन के दौरान जनता की प्रतिक्रिया। आम आदमी को यह समझ में आ गया था कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति और एक साझा मुद्रा से व्यवसाय में कितना लाभ होगा। इसलिए किसानों, कारीगरों और मजदूरों ने इस नई आजादी का खुलकर स्वागत किया। लेकिन फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया था, वहां के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में लोगों ने फ्रांस की सेना को आजादी के दूत के रूप में देखा। लेकिन जल्दी ही यह भावना बदल गई। लोगों को समझ में आने लगा कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक आजादी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। टैक्स में भारी बढ़ोतरी हुई। लोगों को जबरदस्ती फ्रांस की सेना में भर्ती कराया गया। इस सब के फलस्वरूप लोगों का शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदलने लगा। क्रांति के पहले की स्थिति। 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसा हम आज जानते और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में बंटे हुए थे। हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। राष्ट्रों के उदय के कारण और प्रक्रिया। मध्यम वर्ग का उदय। पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधे में वृद्धि हुई। इससे शहरों का विकास हुआ और नए व्यवसायों का उदय हुआ, जिसने समाज में नए समूहों और वर्गों को जन्म दिया। इनमें एक वर्ग मजदूरों का था और दूसरा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी और व्यवसायी थे। इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान किया, क्योंकि इससे पूर्व यूरोपीय समाज में या तो संपन्न लोग यानी अभिजात वर्ग था या किसान, तथा अभिजात वर्ग हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करता था। उदार राष्ट्रवाद की भावना। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार की भावनाएं थी। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उदारवाद की भावना ने ही आम सहमति से शासन के सिद्धांत को बल दिया होगा। उदारवाद के कारण ही तानाशाही और वंशानुगत विशेषाधिकारों का अंत हुआ। इससे एक संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। इससे प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। ये तो हम जानते ही हैं कि फ्रांस की क्रांति से पहले वहां राजतंत्र यानी राजा का शासन था, और राजतंत्र में किसी को किसी भी मुद्दे पर अपनी राय यानी मत देने का अधिकार नहीं होता। फ्रांस की क्रांति के बाद मताधिकार। फ्रांस में क्रांति के बाद केवल उन पुरुषों को मताधिकार मिला था जिनके पास संपत्ति होती थी। जैकोबिन क्लबों के समय वयस्क पुरुष को मताधिकार मिला था, लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी। अब फिर से मताधिकार केवल सीमित लोगों के पास ही था। राष्ट्रों के उदय के कारण और प्रक्रिया। मध्यम वर्ग का उदय। पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधे में वृद्धि हुई। इससे शहरों का विकास हुआ और नए व्यवसायों का उदय हुआ, जिसने समाज में नए समूहों और वर्गों को जन्म दिया। इनमें एक वर्ग मजदूरों का था और दूसरा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी और व्यवसायी थे। इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान किया, क्योंकि इससे पूर्व यूरोपीय समाज में या तो संपन्न लोग यानी अभिजात वर्ग था या किसान, तथा अभिजात वर्ग हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करता था। उदार राष्ट्रवाद की भावना। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार की भावनाएं थी। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उदारवाद की भावना ने ही आम सहमति से शासन के सिद्धांत को बल दिया होगा। उदारवाद के कारण ही तानाशाही और वंशानुगत विशेषाधिकारों का अंत हुआ। इससे एक संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। इससे प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। ये तो हम जानते ही हैं कि फ्रांस की क्रांति से पहले वहां राजतंत्र यानी राजा का शासन था, और राजतंत्र में किसी को किसी भी मुद्दे पर अपनी राय यानी मत देने का अधिकार नहीं होता। फ्रांस की क्रांति के बाद मताधिकार। फ्रांस में क्रांति के बाद केवल उन पुरुषों को मताधिकार मिला था जिनके पास संपत्ति होती थी। जैकोबिन क्लबों के समय वयस्क पुरुष को मताधिकार मिला था, लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी। अब फिर से मताधिकार केवल सीमित लोगों के पास ही था। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण।
नेपोलियन काल में मध्यम वर्ग का उदय हुआ था जो कि आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था। इसको समझने के लिए ऐसे क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं जहां एक भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। इस क्षेत्र में 39 प्रांत थे जो कई छोटी छोटी इकाइयों में बंटे हुए थे। हर इकाई की अपनी अलग मुद्रा थी और मापन की अपनी अलग प्रणाली थी। यदि कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता था तो उसे 11 चुंगी नाकाओं से गुजरना होता था। हर नाके पर लगभग 5% चुंगी देनी होती थी। चुंगी का भुगतान भार और नाप के अनुसार होता था। अलग अलग स्थानों के भार और मापन में अत्यधिक अंतर होने के कारण इसमें बड़ी उलझन होती थी। इस तरह से व्यवसाय के लिए बिल्कुल प्रतिकूल माहौल था। नया व्यावसायिक वर्ग एक एकल आर्थिक क्षेत्र बहाल किए जाने की मांग कर रहा था ताकि सामान, लोगों और पूंजी के आदान प्रदान में कोई बाधा न हो। 1834 में प्रसिया की पहल पर जोवलिन के कस्टम यूनियन का गठन हुआ, जिसके बाद चुंगी की सीमाएं समाप्त की गईं और मुद्राओं के प्रकार को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। इसी बीच रेल नेटवर्क के विकास ने आवागमन को और सरल बना दिया। इससे एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। 1815 के बाद एक नए रूढ़िवाद का जन्म हुआ। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसिया और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवाद की ओर वापस लौटना चाहती थीं। रूढ़िवादियों को लगता था कि समाज और देश की परंपरागत संस्थाओं का संरक्षण जरूरी था। वे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ढांचे, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचे को बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग इस बात को भी मानते थे कि प्रशासन के क्षेत्र में उन बदलावों को जारी रखना चाहिए जो नेपोलियन ने किए थे। उन्हें लगता था कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल प्रशासन, एक गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद और दासता की समाप्ति से यूरोप के राजतंत्र को और मजबूती मिलेगी। अगले भाग में हम यूरोप में क्रांतियों का युग, जर्मनी और इटली का एकीकरण, ब्रिटेन की कहानी और राष्ट्रवाद व साम्राज्यवाद के बारे में जानेंगे। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।